गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा 175 पेज से 175 पेज जो मैप के नीचे जस्ट दिया हुआ है। देखिए बेटा, वहाँ से इस मैप से जस्ट नीचे है। सब मैप वाला टॉपिक बता दो। मैप का टॉपिक बताएं बेटा? यस ठीक सर। ठीक है। देखिए बेटा, इस मैप में विजयनगर आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, गोवा के बिल्कुल पास में है। ये विजयनगर शहर होता था उस समय, और इसकी जो पोजीशन बता रखी है, इसकी जो लोकेशन है, वो नीचे तुंगभद्रा नदी ये यहाँ से बहना शुरू करती है, इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ऊपर ये दूसरी नदी है जो पश्चिमी घाट से बह कर के कृष्णा नदी, और इधर से ये हैदराबाद से कुछ पहले यहाँ पे मिल जाती है, और उसके बाद में ये हिंद महासागर में गिर जाती है। तो ये जो बीच का इलाका है, ये शुरुआत के अंदर विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा रहा, और ये उस समय इसको रायचूर दोआब के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? रायचूर दोआब, जिसको कृष्णदेव राय ने जीत करके अपने क्षेत्र में मिलाया था। उसने अपने पड़ोसी मुल्क बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, इन सब रियासतों को भी उन्होंने हरा दिया था। यहाँ तक कि दक्कन के जो जितने भी सुल्तान थे, मोहम्मदन सुल्तान थे, सभी मुस्लिम सुल्तान थे, उनको भी उन्होंने हरा दिया था। और उसका क्षेत्रफल, उसका जो कंप्लीट एरिया था, वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। जैसे कोलार है, ये सोने की खान के नाम से फेमस है। और विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे कृष्णदेव राय, उनकी मृत्यु के बाद जो यहाँ पर अराविदु नाम का राजवंश रहा, तो उनके समय पर चंद्रगिरी को भी राजधानी बनाया गया था। तो चंद्रगिरी देखिए विजयनगर से कितनी ज़्यादा दूरी पर स्थित है, और ये चित्रदुर्ग भी इसका एक महत्वपूर्ण शहर होता था। तो ये जो एरिया है, इसका मतलब है इस एरिया तक इसका विस्तार हो गया होगा उस समय। तो ये विजयनगर साम्राज्य का एरिया कंप्लीट इतना है। इसके साउथ में कंप्लीट इसके तटवर्ती इलाकों तक नहीं है। यहाँ ये कालीकट नामक जो स्थान है, जहाँ पर पुर्तगाली लोग सबसे पहले यहाँ पे आए, जहाँ पर वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में आया था, तो वो यहाँ पे पहुंचा था केरला के अंदर। और इस बंदरगाह पर आने के बाद उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, सैन्य शहर भी डेवलप किए और ट्रेड यानी वाणिज्यिक केंद्र भी यहाँ पे डेवलप किए। दोनों तरह के जो शहरों को डेवलप किया गया था। कोचीन एक तटवर्ती शहर है यहाँ पर केरला के अंदर। और देखिए, ये कन्नौर है, मंगलोर है, बारसिलोर है, ये सभी स्थान तटवर्ती इलाके के स्थान हैं। और इधर ये मेलापुर स्थान है, ये भी तटवर्ती जो बंदरगाह शहर होते हैं, खासतौर पे चिदम्बरम है, ये सभी बंदरगाह शहर उस समय होते थे, जहाँ पर माल को दूसरे स्थानों पर भेजा जाता था। यहाँ पर बढ़िया क्वालिटी के घोड़े और हाथी दूसरे क्षेत्रों से भी मंगवाए जाते थे, और यहाँ से रत्न, गरम मसाले वगैरह ये दूसरे क्षेत्रों को निर्यात किए जाते थे। यहाँ तक का बेटा मैंने इसमें बताया था। और यहाँ पर उड़ीसा नाम का, उड़ीसा हालांकि इसमें शो नहीं हो रहा है, उड़ीसा इनका दुश्मन था। उड़ीसा के जो गजपति शासक थे वो भी इनके दुश्मन थे। ये गोलकुंडा से इसकी डेफिनेटली लड़ाई हुई है, और बीजापुर के साथ में हुई है, और गुलबर्गा, बीदर, ये छोटे छोटे रियासतें थी, ये सब इकट्ठा होकर के 1565 की तालीकोटा के युद्ध में इन्होंने युद्ध किया है। तो तालीकोटा का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो यहाँ पे बता नहीं रखा है इसमें, लेकिन वो एग्जैक्टली इसी एरिया में पड़ता है। अब हम आगे चलते हैं बेटा इस मैप से नीचे। हालांकि विजयनगर शहर के विध्वंस के लिए सुल्तानों की सेनाएं उत्तरदायी थी। यानी विजयनगर का जो नुकसान हुआ इतना ज़्यादा बड़ी मात्रा में, तो सुल्तानों की जो सेनाएं थी वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। फिर भी सुल्तानों और रायों के संबंध धार्मिक भिन्नताएं होने पर भी हमेशा और अपरिहार्य रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं रहते थे। यानी सुल्तानों के और राय जो शासक होते थे, यानी विजयनगर के जो शासक होते थे उन्हें राय के नाम से जाना जाता था, और दक्कन के शासक होते थे उन्हें सुल्तान कहा जाता था। तो इनके जो संबंध थे धार्मिक रूप से अलग होते थे। यानी राय जो थे वो हिंदू थे, सुल्तान जो थे वो मोहम्मदन थे। तो उनके बीच में धार्मिक भिन्नताएं थी, लेकिन फिर भी उनकी दुश्मनी कभी नहीं रही थी। इससे पहले कभी दुश्मनी नहीं रहती थी। लेकिन जब ये तालीकोटा का युद्ध हुआ तो सुल्तानों की सेनाएं ने इस साम्राज्य को बर्बाद कर दिया। उदाहरण के लिए कृष्णदेव राय ने सल्तनतों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया।
यानी जितने भी सल्तनत के शासक रहे, मोहम्मदन रहे शासक, क्योंकि सल्तनत होती है वो सुल्तानों की होती है, और ये दक्कन के सुल्तान थे, दक्कन के सुल्तान सारे मोहम्मदन थे। तो यहाँ पे बताया गया कि कृष्णदेव राय जब कोई राजा बनता था तो उसको सपोर्ट करता था। यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण करके गौरव महसूस किया, और ये किसी को उपाधि दी गई है, यवन राज्य की स्थापना करने वाला, ये विरुद्ध धारण करके गौरव महसूस किया। यहाँ ये बताया गया कि कृष्णदेव राय ने उनको सपोर्ट की है। इस वाक्य से ये क्लियर हो रहा है कि ये इनको सपोर्ट करता था। इसी प्रकार बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर में उत्तराधिकार के विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया। तो ये बीजापुर के सुल्तान थे, जो इनका पड़ोसी मुल्क था, जिसके वजह से जो युद्ध में भी शामिल था। तो कृष्णदेव राय की जब डेथ हो गई तो विजयनगर के अंदर जो उत्तराधिकार का समस्या खड़ी हो गई थी, तो उसको इन्होंने सुलझाया। वास्तव में विजयनगर के शासक और सल्तनतें दोनों ही एक दूसरे के स्थायित्व को निश्चित करने की इच्छुक थी। ऐसा नहीं था कि ये कभी कभार इनके संबंध खराब होते थे, नहीं तो ज्यादातर विजयनगर के जो शासक थे और सल्तनत के शासक थे वो आपस में मिलजुल करके रहना पसंद करते थे, और एक दूसरे के लिए चाहते थे कि लंबे समय तक ये शासन करते रहें एक दूसरे को। यह राम राय की जोखिम भरी नीति थी। ये राम राय कौन है? ये यहाँ का प्रधानमंत्री है, विजयनगर साम्राज्य का प्रधानमंत्री है, जिसकी इसने बहुत ही रिस्की पॉलिसी अपनाई, जिसके अनुसार उसने एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की। उसने क्या किया, एक सुल्तान को दूसरे सुल्तान के खिलाफ भड़काया, किंतु वे सुल्तान एक हो गए, यानी उनके बीच भड़काया गया था, तो वो उनके भड़काने से वो भड़के नहीं, उनके बीच में एकता कायम हो गई और उन्होंने उसे निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। यानी उसका रिजल्ट ये निकला कि उन्होंने उन सब ने मिल करके, दक्कन के सुल्तानों ने मिल करके और इसके खिलाफ युद्ध किया और उन्होंने इसे हरा दिया। यहां देखिए, यवन संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका प्रयोग यूनानियों के लिए तथा उत्तर पश्चिमी उपमहाद्वीप में आने वाले अन्य लोगों के लिए किया जाता था। ये उन लोगों के लिए है जो बाहर से आए हैं, खासतौर पे कहां से? यूनान से, जो ग्रीस है वहां से। उत्तर पश्चिमी उपमहाद्वीप में, यानी हमारे इंडिया का जो उत्तर से लेकर पश्चिमी भाग है वहां तक का, जो वहां आकर के ये लोग बसे थे। तो यवन लोग यूनानियों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है और संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, उन आधुनिक राज्यों को चिन्हित करें जो विजयनगर साम्राज्य के भाग थे। ये मैं आपको बता चुका हूं कितना एरिया इसके लिए पर्टिकुलर रहा है। यहां मानचित्र जो ये है दक्षिण भारत का, ये मानचित्र आपके सामने है। लगभग 14वीं से लेकर और 18वीं सदी तक का ये मानचित्र आपके सामने दिया गया है। अब आगे आता है राय तथा नायक। साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे, जो सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे, जिनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। यहां साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वाले सेना प्रमुख, मतलब जो भी पावर का इस्तेमाल करने वाले लोग थे, तो वो मेन पावर किसके हाथ में होती थी? सेना प्रमुख के, सेनापति के हाथ में होती थी। और वो क्या काम करते थे? सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे। जो दुर्ग होते हैं, जो सीमावर्ती क्षेत्र पे बनाए जाते हैं, बाउंड्री पे बनाए जाते हैं, ताकि बाहर से हमला हो तो उसको हैंडल किया जा सके, तो उसका मेन कंट्रोल का जो बागडोर रहती थी वो किसके हाथ में होती थी? सेनापतियों के हाथ में होती थी, जिनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। यानी उनकी सपोर्ट करने वाले कौन लोग थे? यानी सैनिक होते थे। उनकी सपोर्ट के लिए उनके पास हथियार रहते थे। ये प्रमुख आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमणशील रहते थे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, देखते रहते थे। कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे। यानी ये कभी कभी उपजाऊ भूमि की तलाश करते थे। उपजाऊ भूमि का इनको क्या जरूरत थी? सेनापतियों को। सेनापतियों को जरूरत नहीं थी, किसानों को जरूरत थी। तो किसान अपनी इस जरूरत को पूरा करने के लिए कभी कभी उनके साथ हो लेते थे कि भाई हमें उपजाऊ भूमि की तलाश करनी है, इनके साथ चलते हैं। इन प्रमुखों को नायक कहते थे। तो ये जो सेना प्रमुख होते थे, इनको नायक के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे जो आपकी हेडिंग है वही भी यही बयान करती है, राय तथा नायक। तो राय तो बेटा राजा को बोलते थे, शासक को बोलते थे विजयनगर साम्राज्य में, और नायक सेनापति को बोलते थे, जिसके हाथ में हर तरह की बागडोर होती थी, कंट्रोल करने की मतलब नेतृत्व करने की क्षमता उसके पास थी। ये आमतौर पर तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे, क्योंकि यही वहां की लोकल लैंग्वेज है। तेलुगु भाषा कहाँ पे बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। कन्नड़ भाषा कहाँ बोली जाती है? कर्नाटका में। तो ये दोनों ही क्षेत्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अंदर ही ये विजयनगर साम्राज्य फैला हुआ था। तो इन दोनों भाषाओं का ही ये लोग या तो
ये तेलुगु बोलते थे या फिर कन्नड़ भाषा बोलते थे। कई नायकों ने विजयनगर शासक की प्रभुसत्ता के आगे समर्पण किया, यानी बहुत से ऐसे नायक थे जिन्होंने विजयनगर शासक की प्रभुसत्ता के सामने अपने आप को झुका लिया, यानी उनका सम्मान करने लगे, उनकी गुलामी को स्वीकार कर लिया। पर ये अक्सर विद्रोह कर देते थे, जब भी इनका मौका लगता था तो ये विद्रोह करते थे और इन्हें सैनिक कार्रवाई के माध्यम से ही वश में किया जाता था। बगैर सैनिक कार्रवाई के इनको कंट्रोल नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये किसी की बात सुनने वाले नहीं थे, उनकी बातें नहीं मानते थे। शासकों के सामने भी ये झुकना नहीं चाहते थे। कभी कभी ऐसा होता था जब इनकी स्थिति अच्छी नहीं होती थी, कमजोर होते थे या किसी भी वजह से, तो ये समर्पण भी करते थे, लेकिन जब मौका लगता था तो ये अक्सर विद्रोह करते थे। आगे है अमर नायक। अमर नायक प्रणाली क्या है? यह विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी, यानी और कहीं पर अमर नायक प्रणाली देखने को नहीं मिलती है, लेकिन विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक प्रणाली है। ऐसा प्रतीत होता है इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली से भी लिए गए थे। यानी दिल्ली के अंदर जो इक्ता प्रणाली है, जिसमें इक्तादार होते थे, इक्वाइट्स, उनके पास उन्हें जमीन दी जाती थी। जैसे हम मेनर के बारे में आपको पढ़ाया गया था +1 में, मेनर एक जागीर होती थी, उसका कंट्रोल करने का पूरा पूरा जो जिम्मा था वो उसके वहां के सेनापति को, या फिर हम कहें कि उसको एक व्यक्ति होता था, जैसे आपने सुना हो, जो जिसको हम घुड़सवार योद्धा के नाम से जानते थे। तो बेटा वो घुड़सवार योद्धा इक्तादार प्रणाली से लिया गया था, इसी तरह का सिस्टम था। अमर नायक उस व्यक्ति को बोलते थे, और ये प्रणाली ऐसा लगती थी जैसे दिल्ली की सल्तनत से ये चीज सीखी गई है या वहां से अपनाई गई है। अमर नायक सैनिक कमांडर थे। सर, यस बेटा बोलो। ये रामाराय ने सुल्तान को एक सुल्तान को दूसरे सुल्तान के अगेंस्ट क्यों भड़काया था? बेटा ये इसलिए भड़काया था, ये इस तरह का सोच रहा था कि वह उनको कमजोर कर देगा। एक सुल्तान जब दूसरे सुल्तान के खिलाफ लड़ता रहेगा तो वो आपस में ही कमजोर हो जाएंगे और वो उनके लिए चुनौती नहीं बनेंगे। लेकिन उसको क्या पता था कि जिसको भड़का रहा है कुछ ही समय के बाद में वो एक हो जाएंगे। उन्होंने आपस में बात कर ली और वो एक हो गए और वो उसी के खिलाफ मतलब अपनी कार्रवाई करने लगे। तो इस वजह से समस्या आई बेटा। आगे देखिएगा, अमर नायक सैनिक कमांडर थे। याद रखिए बेटा, ये भी सैनिक कमांडर थे और ये भी नायक भी सैनिक कमांडर थे, लेकिन इनमें फर्क क्या है देखिएगा। जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे, अब इस नायक को राज्य क्षेत्र तो नहीं मिलते थे। ये सेना का कमांडर जरूर था, इसके साथ में सशस्त्र समर्थक होते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, कभी कभी ये विद्रोह भी करते थे। लेकिन अमरनायक प्रणाली के अंदर देखिएगा, राय यानी शासक के द्वारा प्रशासन के लिए, यानी एक तरह से ये अधिकारी था। अमरनायक क्या है? एक अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी समझ लीजिए आप इसको। प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र इनको दिया जाता था, जैसे मैंने मेनर के बारे में आपको बताया अभी, उस तरह की जमीन इनको मिलती थी। वे किसानों, शिल्पकर्मियों, व्यापारियों से भू राजस्व और अन्य कर वसूल करते थे। जैसे टैक्स कलेक्शन का काम ये लोग करते थे। जैसे नाइट के बारे में आपने सुना होगा, नाइट वर्ग नहीं होता था +1 के अंदर आपने, तो वो उसी तरह का सिस्टम है इसमें। किसानों से, वहां पे जो शिल्पकारी का काम करने वाले शिल्पकर्मियों से, और इसके अलावा व्यापारियों से ये भू राजस्व वसूल करते थे और दूसरे टाइप के जितने भी कर होते थे वो भी वसूल करते थे। ये राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग के लिए, घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रखरखाव के लिए अपने पास रख लेते थे, क्योंकि इनके पास घोड़े भी होते थे, हाथी भी होते थे, और अपने पर्सनल यूज के लिए ये काफी, मतलब उसका, उस राजस्व का कुछ भाग रख लेते थे। मान लीजिए उसका 30% रख लिया, 40%। बोलो बेटा। सर, बोलो। सर ये पूरा टॉपिक रिपीट कर दो, समझ नहीं आ रहा। राय और नायक का ये कंप्लीट टॉपिक। यस सर। ठीक है, देखिए बेटा, राय तथा नायक के बारे में बेटा यहीं से हमने बस शुरू ही किया है, थोड़ा सा पहले बताया था। देखिए, राय कहते हैं कृष्णदेव राय, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, विजयनगर साम्राज्य के शासकों को राय के नाम से बुलाते थे। यानी राय इनकी एक सरनेम समझ लीजिए आप इसको, और या उपाधि समझ लीजिए। नायक कौन है? ये सेनापति है, जिसके साथ में सशस्त्र समर्थक होते थे जो सपोर्ट करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये यात्राएं करते थे, और यात्रा करने का मकसद था ये देखते रहते थे कि कहीं कोई विद्रोह तो नहीं हो रहा है या कोई और समस्या तो नहीं है। तो किसान भी इनकी सपोर्ट के लिए आगे आ जाते थे कभी कभी। क्यों?
क्योंकि किसानों को उपजाऊ भूमि की तलाश रहती थी, और ये उपजाऊ भूमि के बारे में ये सेना प्रमुख जो होते थे, नायक जिन्हें कहते हैं, वो बता देते थे उनको। लैंग्वेज इनकी तेलुगु या फिर कन्नड़ भाषा होती थी, और ये किसके सामने समर्पण करते थे? विजयनगर साम्राज्य के शासक के सामने समर्पण करते थे। तो ये सेना प्रमुख जो हैं विजयनगर के शासक के नीचे काम करते थे, यानी उनके प्रति समर्पित रहते थे, जो उन्होंने कहा वही करते थे। अब इसके बाद में आगे बता रखा है कि कभी कभी जब इनका मौका लगता था तो ये विद्रोह भी कर देते थे, और इनको अगर कंट्रोल करना होता था तो वो सैनिक कार्रवाई से ही कंट्रोल हो सकता था, वैसे ही कंट्रोल नहीं होता था। अब अगले पैराग्राफ में अमरनायक प्रणाली के बारे में, इसमें और इसमें फर्क ये है, अमरनायक प्रणाली में ये इसकी मतलब विजयनगर साम्राज्य की खास विशेषता है, जिसका मतलब किसी प्रणाली के अंदर देखने को नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली से कहीं ना कहीं अमरनायक प्रणाली को कॉपी किया गया था, ऐसा लग रहा है कि जैसे वहां से लिया गया था। अमरनायक प्रणाली में अमरनायक कौन होते हैं? ये सैनिक कमांडर थे। ये इन सैनिक कमांडरों में क्या फर्क था? राय के द्वारा इनको प्रशासन के लिए कुछ जमीन दी जाती थी, इनको कुछ जागीर वगैरह दी जाती थी। किसानों, शिल्पकर्मियों और व्यापारियों को भू राजस्व और कर वसूल करने का अधिकार इनको मिला होता था राजा की तरफ से। ये किसानों से भी टैक्स कलेक्ट करते थे, शिल्पकर्मियों से करते थे, व्यापारियों से, ये भू राजस्व और सभी तरह का टैक्स उनसे कलेक्ट करते थे। आगे बता रखा है कि ये राजस्व जो है कुछ उनमें से अपने लिए यूज करने के लिए रख लेते थे, जैसे 30%, 40%, जो भी रखना चाहें, जितनी जरूरत है उतना रख लेते थे। और किस पर्पज से रखते थे? घोड़े और हाथियों के रखरखाव के लिए। घोड़े और हाथियों पर काफी खर्च होता है, तो उसके रखरखाव के लिए रख लेते थे। ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे, यानी अमरनायक और नायक ये दोनों ही सपोर्ट करते थे विजयनगर के शासकों की। और अमरनायक के साथ भी बहुत बड़ी संख्या में समर्थक, सशस्त्र समर्थक होते थे, इनके साथ भी समर्थक होते थे, नायक के साथ भी। तो ये विजयनगर साम्राज्य को काफी हद तक सपोर्ट करते थे, सहायक होते थे, जिसकी मदद से उन्होंने पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में किया। विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में कर लिया था। किस वजह से? क्योंकि नायकों की वजह से, अमर नायकों की वजह से। राजस्व का कुछ भाग मंदिरों और सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए खर्च किया जाता था। अब यहाँ पे बताया गया कि जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है, जो रिवेन्यू होता है जमीन का, उसका कुछ भाग जो है मंदिरों को बनाने में, उनकी मरम्मत करने में, सिंचाई के साधनों के विकास के लिए किया जाता था खर्च। ठीक है बेटा। यहाँ पे अमर शब्द के बारे में देखिए। अमर वैसे तो हम मानते हैं कि जो कभी खत्म ना हो, कभी ना मरे, आजीवन मौजूद रहे। अमर शब्द का आविर्भाव मान्यता के अनुसार संस्कृत शब्द समर से हुआ है। समर मान्यता है, ये इस तरह की ट्रेडिशन है, संस्कृत भाषा का शब्द समर, वहां से इसका माना जाता है कि अमर शब्द लिया गया है। आविर्भाव होता है लेना, प्राप्त करना, या उद्भव होना, जन्म होना, जिसका अर्थ है लड़ाई या शुद्ध, लड़ाई या युद्ध। बेटा समर क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी से युद्ध करना, लड़ाई करना। यह फारसी शब्द अमीर से भी मिलता जुलता है। दो तरह के मीनिंग इसके बता रखे हैं। अगर हम संस्कृत भाषा के शब्द समर से इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करें तो इसका अर्थ होता है लड़ाई या युद्ध। और दूसरा फारसी शब्द, ये लड़ाई और युद्ध किसका मीनिंग बता रहे हैं हम यहाँ पर? अमर का नहीं, समर का बता रहे हैं, क्योंकि समर शब्द से इसका उद्भव हुआ है, समर शब्द से इसका जन्म हुआ है अमर शब्द का। और इस समर शब्द की मीनिंग बताई है इन्होंने लड़ाई और युद्ध। अब फारसी शब्द जो यहाँ पे अमीर है, अमीर से भी मिलता जुलता है, जिसका अर्थ है ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति। अमीर शब्द से भी शायद हो सकता है अमर शब्द लिया गया हो, जो कि फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है ऊंचे पद पर काम करने वाला कोई भी अभिजात व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, उसके लिए कहा गया है। तो दो तरह के मीनिंग अमर शब्द के यहाँ पे बताए। आपको जिस तरह का इसमें दे रखा है वैसा ही लिखना होता है, कोई अपनी तरफ से कोई जानकारी नहीं देनी है। अमर शब्द का जो जन्म है संस्कृत भाषा के शब्द समर से हुआ, जिसका मीनिंग होता है लड़ाई या युद्ध। अमीर शब्द से भी इसका मीनिंग माना जाता है, जो कि फारसी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति, यानी अभिजात वर्ग का व्यक्ति, एलाइट ग्रुप का व्यक्ति। अब चर्चा कीजिए में देखिए, मानचित्र 1 पर चंद्रगिरी, मदुरई, इक्केरी, तंजावुर, मैसूर को चिन्हित करें। ये सभी नायक शक्ति के केंद्र थे, यानी यहाँ पर नायक जो हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि सेना प्रमुख जो होते हैं, कमांडर होते थे, तो वो इन क्षेत्रों से, चंद्रगिरी से, मदुरई से, इक्केरी से, तंजावुर और मैसूर से बिलोंग करते थे।
यह भी चर्चा करें कि नदियों और पहाड़ों के किन मायनों में विजयनगर के साथ संचार को सरल और बाधित किया। देखिए बेटा, नदियों से तो संचार को मदद मिलती है, क्योंकि नदियों के माध्यम से जहां पे बहुत ज्यादा सघन वन क्षेत्र हैं, तो वहां घोड़े से या पैदल से कोई भी, मान लीजिए कोई मैसेज देना है, लिखित में कोई मैसेज दूसरे राजा को प्रदान करना है, तो वहां पहुंचना आसान नहीं होता। नाव के जरिए आराम से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नदी के माध्यम से आराम से जल्दी से पहुंच सकते हैं, वजन भी ढोया जा सकता है। तो संचार का इस तरीके से मददगार साबित हो जाते हैं नदियां। और पहाड़ कैसे बाधा है? अब आप ये बाधा के रूप में, अगर हम नदी को भी बाधा के रूप में मानना चाहें तो ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई किसान है, किसान की खेती की जो जमीन है नदी के पार है, तो उसको रोजाना नदी को क्रॉस करने के लिए, अपने बैलों को ले जाने के लिए उसको किसी पुल का सहारा लेना पड़े, बहुत दूर उसको चक्कर काटना पड़े, कुछ जैसे कहते हैं कि कुछ 4 या 5 किलोमीटर उसको एक्स्ट्रा चलना पड़े, तो कितना परेशानी का सबब उसके लिए बन जाता है। तो नदी बाधा इस तरीके से बन सकती है। पहाड़ों का किस तरह से यूज हो सकता है? पहाड़ बाधाओं का काम ज्यादा करते थे, क्योंकि जो मैसेंजर्स होते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उनके जो सीधे मार्ग बन सकते थे, लेकिन वहां पर पहाड़ होने की वजह से उन मार्गों को बहुत ही घुमा करके बनाया गया। यहां पर दुर्गबंदी भी की गई है, किलेबंदी भी की गई है, तो वो भी इन पहाड़ों, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को अटैच करने की कोशिश की गई है, क्योंकि इन दर्रों के माध्यम से कोई भी दूसरी सेना यहां पर दाखिल हो सकती थी, हमला कर सकती थी। तो यहां पर 175 पेज का ये कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं 176 पर। देखिए, विजयनगर राजधानी और उसके परिप्रदेश, यानी उनके कौन कौन से प्रदेश थे, उसके कौन कौन से सब पार्ट थे। अब हम उस समय के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक विजयनगर की ओर रुख करते हैं। सबसे प्रसिद्ध जो शहर है उसमें हम सबसे जो महत्वपूर्ण है उसमें विजयनगर की ओर हम रुख करते हैं। अधिकांश राजधानियों की तरह ही यह भी एक विशिष्ट भौतिक रूपरेखा तथा स्थापत्य शैली से अभिलक्षित थी। यहां पर क्या बताया गया है कि अधिकांश राजधानियों की तरह, मतलब जितनी भी राजधानियां रही हैं उनकी तरह ही यह एक विशिष्ट भौतिक रूपरेखा, यानी इसकी ऐसी बनी हुई है कि जैसे पर्वतों से लेकर के, नदियों से लेकर के इसकी सीमाएं बनी हुई हैं, उससे अंदाजा लगता है। जैसे शुरुआत के अंदर हमने बताया था कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच का प्रदेश, जो कि अपने आप में विशिष्ट भौतिक रूपरेखा बनाता है, एक आउटलाइन बना देता है, स्थापत्य शैली से अभिलक्षित थी। यानी यहां पर एक विशेष प्रकार की भवन निर्माण शैली भी देखने को मिलती है, जो कहीं दूसरी जगह पर नहीं मिलती है। इस चित्र में यहां कुछ जानकारियां दी गई हैं। देखिए बेटा, हम्पी शहर, जो कि यहाँ के लोकल परिवेश के जो लोग हैं वो इसे हम्पी के नाम से जानते हैं, विजयनगर शहर को ही हम्पी बोला जाता है। यहाँ देखिए बेटा, ऊपर तुंगभद्रा नदी के बारे में बताया गया है, तुंगभद्रा नदी है। और यहाँ और स्थान बता रखे हैं, पवित्र केंद्र बता रखा है, सैक्रेड सेंटर जिसको कहते हैं। पवित्र केंद्र में विभिन्न प्रकार के मंदिर होते हैं, पवित्र धार्मिक स्थल होते हैं, इसलिए इसको पवित्र बोला गया है। शाही केंद्र, जहां पर राज परिवार रहता होगा, राजमहल जहां होगा, उसके लिए बताया गया है। और केंद्रीय भाग, केंद्रीय भाग का मतलब जहां मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज होती हैं, या महानवमी डिब्बा जहां पर महत्वपूर्ण अनुष्ठान संपन्न होते होंगे, उनके लिए बताया गया है। तो ये अनेगंदी और यहाँ पर नगर के विषय में बताया गया। नगर जैसे कि कोई भी मार्केट का सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है, और यहाँ जिस तरह के बाजार के अंदर वस्तुएं बिकती हैं, तो इसी तरह का बाजार यहाँ भी लगता होगा। नक्शे पर बने 3 अंचलों को पहचाने। कौन कौन से 3 अंचल हैं? मध्य भाग को ध्यान से देखें, मध्य भाग में क्या है। क्या आप नदियों से जुड़ती हुई नहरों को देख सकते हैं? क्या यहाँ पर नहरों का निर्माण बहुत ज्यादा हुआ है, जो कि सिंचाई के पर्पज से यूज की गई थी। जैसे ये नदी है तो इससे अटैच करके बहुत सी नहरों का निर्माण यहाँ पे किया गया है। ये जो इस तरह से ये छोटी छोटी सब डिविजनल नहरें दिखा रखी हैं, तो इस तरह की नहरें यहाँ पर रही होंगी। आप कितनी किलेबंद दीवारों को देख सकते हैं। आपको कोई बाउंड्री वाल इसमें नजर आ रहा है, तो इसमें इतना क्लियर तो नहीं है, लेकिन बाउंड्री वाल, बाहर की बाउंड्री को ही हम बाउंड्री वाल मानेंगे। क्या धार्मिक केंद्र किलेबंद था? इसमें कोई दो राय नहीं है कि धार्मिक केंद्र किलेबंद था। जो धार्मिक केंद्र जिसके बारे में पवित्र केंद्र कहा गया है, वो भी किलेबंद था, क्योंकि यहाँ पर यह बताया गया है, इसके अंदर जहां भी विवरण आता है इसका, कि किलेबंदी का काम ये हर चीज का करते थे। तो धार्मिक केंद्र को भी किलेबंद किया गया था, यानी उस पर भी दीवार से उसको घेरा गया था।
अब हम नीचे देखिए, शहर के विषय में खोज। विजयनगर के राज, सर बोलो बेटा बोलो। ये अमर नायक का एक दोबारा बता दो, बेटा समझ में नहीं आया। बेटा अमर नायक जो एक प्रणाली है, एक एक सैन्य कमांडर होते थे ये। और इनमें और नायकों में फर्क इतना है, नायकों को जमीन नहीं मिलती थी टैक्स कलेक्ट करने के लिए, लेकिन इन लोगों को जमीन मिल जाती थी टैक्स कलेक्ट करने के लिए। ये टैक्स कलेक्ट करते थे डिटेल तरीके से। यहाँ बताया गया कि किसानों से भी, शिल्पकर्मियों से भी, व्यापारियों से भी टैक्स कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू का और अन्य सभी तरह के टैक्स। और कहाँ खर्च करते थे? घोड़े और हाथियों के रखरखाव के लिए खर्च करते थे बेटा। और यहाँ पे यह भी बताया गया है, ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते थे और इनके बदौलत दक्षिणी प्रायद्वीप तक विजयनगर के शासकों ने अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार कर लिया था। और यहाँ पे नायकों के विषय में अगर हम पढ़ रहे हैं तो नायकों के विषय में इस तरह की जानकारी नहीं लिखनी है। ये सेना के प्रमुख होते थे, इनके सपोर्ट करने वाले सशस्त्र समर्थक थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं करते थे, और उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी इनकी सपोर्ट करते थे। लैंग्वेज बता सकते हैं, तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोलते थे। विजयनगर शासक की प्रभुसत्ता के सामने अपने आप को झुकाते थे। कभी कभी जब मौका मिलता था तो ये विद्रोह भी कर देते थे। यहां पे विद्रोह के विषय में जानकारी नहीं दी गई है। अमर नायक के विषय में विद्रोह के बारे में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इनके विषय में, नायकों के विषय में, विद्रोह के विषय में लिखा हुआ है। तो ये चीज जो है, अमर नायक प्रणाली है, वो दिल्ली सल्तनत के इक्ता प्रणाली से मैच होती है, उससे मिलती जुलती है। जैसे मेनर के विषय में आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, मेनर की जागीर, और वहां पे नाइट जो होते थे 1000 से 2000 एकड़ जमीन का टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी उनके पास होते थे। तो वो उस तरह का सिस्टम यहां पे देखने को मिल रहा है। अब आगे चलते हैं बेटा, शहर के विषय में खोज। विजयनगर के राजाओं और उनके नायकों के बड़ी संख्या में अभिलेख मिले हैं, जिनमें मंदिरों को दिए जाने वाले दानों का उल्लेख, महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण उसमें है। यानी विजयनगर के शासकों ने और वहां के नायकों ने बहुत ज्यादा अभिलेख लिखवाए थे। तो उन अभिलेखों के बारे में, मंदिरों को जो भी दान दिया गया, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी, उनका विवरण हम उसमें देख पाते हैं। कई यात्रियों ने शहर की यात्रा की और इसके बारे में लिखा। बहुत से यात्री लोग थे और उन्होंने क्या किया, कई यात्रियों ने शहर की यात्राएं की और इसके बारे में लिखा। इसके बारे में क्या बताया गया है? इसके बारे में यह बताया गया है कि यात्रियों ने उसमें दूसरे क्षेत्र के लोग, खास तौर पर जैसे डोमिंगो पेस हुए, और भी बहुत से ऐसे हैं, अब्दुल रज्जाक हैं, तो इस तरह के विदेशी यात्री जो हैं वो उस समय के दौरान यहां पर आए, उन्होंने अपना वृतांत लिखा। इनमें कौन कौन से हैं वहां पे आगे भी बता रखा है। इनमें सबसे उल्लेखनीय वृतांत जो कि देखने को मिलता है, जिसको क्रॉनिकल बोला जाता है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है, निकोलो दे कॉन्ती। ये विदेशी यात्री रहा है और ये बेटा इटली से बिलोंग करता था। कहां से बिलोंग करता था? निकोलो द कॉन्ती। ये इटालियन एक व्यापारी होता था। दूसरा जो व्यक्ति बता रखा है, अब्दुल रज्जाक, ये फारस के राजा का दूत था। फारस के जो राजा थे उनका दूत था ये। एक है अफानासी निकितिन, ये रूस का व्यापारी था, जिन सभी ने 15वीं शताब्दी में शहर की यात्रा की थी। यानी विजयनगर साम्राज्य के इन 3 व्यक्तियों ने यात्रा की है, जिन्होंने अपने खुद के वृत्तांतों में इसका विवरण लिखा है। और उसके बाद में दुआर्ते बरबोसा, डोमिंगो पेस और पुर्तगाल के फर्नावो नुनीज, जो सभी 16वीं सदी में आए थे, के हैं। 15वीं सदी में कौन कौन से आए हैं, उनमें पहले 3 का विवरण आप लिखेंगे। निकोलो दे कॉन्ती इटालियन व्यापारी, अब्दुल रज्जाक फारस के राजा का दूत, अफानासी निकितिन रूस का एक व्यापारी। ये कब आए? 15वीं सदी में इस शहर की यात्रा करने के लिए। और 16वीं सदी में आए दुआर्ते बरबोसा, डोमिंगो पेस और पुर्तगाल का फर्नावो नुनीज, ये 16वीं सदी में यहाँ पे आए। तो इनमें जानकारी मिलती है, जो महत्वपूर्ण बाहर से आने वाले जो भी व्यक्ति होते थे, यहाँ पे अभिलेखों के विषय में पता चलता है। तो ये जितने भी एनेक्डोटल रिकॉर्ड लिखे इन्होंने, क्रॉनिकल लिखे, तो उसमें ये चीज पता चल जाती है कि यहाँ पे बहुत से अभिलेख मिले थे और उन अभिलेखों के अंदर मंदिरों को दी जाने वाला दान और सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण इसमें पता चलता है। क्या आप किसी शहर में अभिलक्षण देख सकते हैं? आज इस तरह के अभिलक्षण देख सकते हैं। आपके विचार में पेस ने उद्यानों और जल स्रोतों को विशेष उल्लेख के लिए क्यों चुना? क्योंकि डोमिंगो पेस ने यह बताया है कि यहाँ पर उद्यान और जल स्रोत जो है विशेष तौर पे बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किए जाते थे, शासकों के द्वारा उनको सपोर्ट दिया जाता था। और यहाँ ये बताया गया है कि इनके सपोर्ट की वजह से
यहाँ पर किसानों का बहुत भला देखने में मिल रहा था, यानी उनकी भलाई के लिए कार्य हो रहा था, किसानों की इनकम के सोर्सेज अच्छे थे। यहाँ हमने पढ़ा है विजयनगर साम्राज्य की समृद्धशाली जनता थी, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी अच्छी थी, तो इसी वजह से अच्छी थी क्योंकि पानी के जल स्रोतों की पूरी पूर्ति करते थे। यहाँ के शासक बड़े बड़े जलाशय बनवाते थे, जैसे नगलपुरम जलाशय के बारे में हमने पढ़ लिया है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने जिसे यहाँ पे बनवाया था। ये अभी एक विवरण आया नगलपुरम, ये नगलपुरम है क्या, अभी इसको क्लियर करें बेटा। नगलपुरम एक छोटा शहर होता था, यहां देखिएगा पेज नंबर है 173, ये इसके लिए क्लियर करें बेटा। ये मैं गलती से इसको जलाशय बोल गया। नगलपुरम जो है बेटा ये एक उपनगर था, एक छोटा शहर था विजयनगर साम्राज्य का, और ये कृष्णदेव राय ने अपनी माताजी के नाम की वजह से, यानी उनके नाम के अकॉर्डिंग इसको बसाया था। अब इसके बारे में ये चीजें बताई गई है कि जो जल स्रोत हैं उनका क्यों उल्लेख किया गया है, क्योंकि जल स्रोतों पर विशेष ध्यान देते थे विजयनगर साम्राज्य के शासक, और ये इतनी सपोर्ट करते थे इसको कि पूरी तरीके से यहाँ की जनता की सभी जरूरतें लगभग लगभग पूरी हो जाती थी। अब विशाल फैला हुआ शहर देखिए, डोमिंगो पेस के द्वारा लिखे गए विजयनगर शहर के वर्णन के लिए लिया गया यह उदाहरण है। इस शहर का परिमाप मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, उन्होंने बताया कि मैं इसका परिमाप नहीं लिख रहा हूं कि कितना फैला हुआ है, क्योंकि यह एक स्थान से पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता। अगर किसी पर्वत पर खड़े होकर के देखें तो भी नहीं दिखता है, ये इतना बड़ा शहर है। मैं एक पहाड़ पर चढ़ा जहां से मैं इसका एक बड़ा भाग देख पाया, यानी पहाड़ पर चढ़ने के बाद भी इसका एक बड़ा भाग देख पाया, पूरा नहीं देख पाया, इसका मतलब काफी बड़ा शहर रहा होगा। मैं इसे पूरी तरह से नहीं देख पाया क्योंकि कई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, यानी कई पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं वो इसकी ओट बन जाती हैं, यानी उनके जरिए हम इसको देख नहीं सकते हैं। वहां से मैंने जो देखा वह मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ, ऐसा लगा डोमिंगो पेस को कि जैसे इटली का, क्योंकि इटली से बिलोंग करता था, तो उन्होंने कहा कि जैसे रोम जितना फेमस था इटली का, जितना विशाल शहर था उतना ही ये विशाल शहर देखने में लग रहा है, और देखने में अत्यंत सुंदर है। इसमें पेड़ों के बहुत से बगीचे हैं, आवासों के बगीचे, आवास के अंदर भी बगीचे बनाए गए हैं छोटे छोटे आवासों में। पानी की कई नालियां जो इसमें आती हैं, कई स्थानों पर झीलें बनी हुई हैं, सुंदर झीलें बनी हुई हैं। राजा के महल के समीप खजूर के पेड़ों का एक बगीचा है और अन्य फल प्रदान करने वाले वृक्ष भी वहां पे मौजूद थे। इससे मतलब पता चलता है कि विजयनगर साम्राज्य फैलाव में कितना विस्तारित था। तुलना की गई है रोम साम्राज्य के, रोम शहर से, और यहाँ पर इसको बताया गया कि सुंदर पेड़ पौधे के जो बगीचे हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, आवासों के बगीचे यहाँ हैं, और कई स्थानों पर झीलें हैं यहाँ पर, और राजा के महल के समीप ही खजूर के पेड़ों का बगीचा यहां देखने को मिलता है। तो यहां तक आप इसे पढ़ें, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं बेटा। कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क नाउ। ये गौरव किससे बोल रहे हो, फोन स्विच ऑफ। ऐसे नहीं बोलते बेटा, अपनी लैंग्वेज मेंटेन कीजिएगा। ये गोरिल्ला किसको बोल रहा है, सतपाल।
अमर नायक को अपॉइंट करते थे बेटा विजयनगर के शासक। नायक के सपोर्ट के लिए बिल्कुल किसान आते थे, वो उपजाऊ भूमि की तलाश में रहते थे। ये जो आर्मी चीफ होते थे उन्हीं को नायक बोला गया है बेटा, सेना प्रमुख को। और अमरनायक बेटा एक एक सिस्टम है, एक प्रणाली है। हाँ बेटा धीरे ही पढ़ा रहे हैं, इसमें तो ज्यादा तेज तो कहाँ पढ़ा रहे हैं। ठीक है बेटा लीव कर सकते हैं आप, यू कैन लीव नाउ। यू कैन लीव। लीव करो बेटा साहिल।